और देखिए जिन लोगों की पेडागोजी वीक होती है सीटेट के एग्जाम में, एनसीएफ से आपकी पेडागोजी भी स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने कहा ना, 1 नंबर तो जरूर आना है, 2 से 3 नंबर भी आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। और पेडागोजी का एक तरीके से बेस होता है जो आपका एनसीएफ होता है। देखिए एनसीएफ 2005, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी जो हमारे देश की जो पाठ्यचर्या करिकुलम है उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, तो यही बात एनसीएफ 2005 के अंदर दी हुई है। देखिए चौथा एनसीएफ है जो आपका 2005 में आया था। इससे पहले आपका 2000 में आया था, 2000 में आया था, कांग्रेस के टाइम पर आया था, मेरे सॉरी बीजेपी के टाइम पर आया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आया था। फिर उसको संशोधित कर दिया था जिस टाइम पर कांग्रेस आई थी मनमोहन सिंह की सरकार में। उससे पहले 1988 में आया था और उससे पहले 1975 में आया था। तो अभी तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं और जो सबसे लेटेस्ट एनसीएफ है वो आपका एनसीएफ 2005 है। बेसिकली इसके अंदर भी इसको संशोधित करने की बात काफी टाइम से चल रही है। जब आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी। जैसे मुझे याद है कि इस साल पहले मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी एनसीएफ से जुड़ी हुई, तो इसमें काफी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया गया था और काफी चर्चाएं की गई थी, लेकिन शायद कोविड की वजह से वो डिले हो गया है अभी तक, वरना इसके अंदर भी संशोधन होना आपका बाकी है एनसीएफ 2005 के अंदर। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। जितनी चीज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं और जो इस एनसीएफ के अंदर लिखी हुई है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। ये थोड़ी चीजें मैंने आपको अलग से बता दी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एनसीएफ के बारे में, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और खासकर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं पेडागोजिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए एनसीएफ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया चौथा एनसीएफ है ये। देखिए ये इस तरीके से एनसीएफ को चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। 180 पेज की पीडीएफ मिलेगी आपको। इस 180 पेज के पीडीएफ को आप लोग इसको चाहे पूरा भी पढ़ सकते हो, वरना जो इसका निचोड़ है 180 पेज का जो निचोड़ है वो आज की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए मेरा एक स्टूडेंट है, उसके 130 प्लस नंबर आए थे सीटेट के अंदर, ठीक है। काफी स्टूडेंट है जो 130 प्लस ला चुके हैं। तो उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर जो मैंने पेडागोजी करी थी तो पेडागोजी के लिए मैंने एनसीएफ पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा था डिटेल में, और उसके साथ में आपकी क्लास देखी थी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करे थे बस, और मैंने कुछ नहीं करा पेडागोजी को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो एनसीएफ देखिए मैंने कहा पेडागोजी का बेस है एक तरीके से। अगर आज यहां पर आप चीजें समझ गए तो समझ लेना आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक। तो चाहे तो 180 पेज की पढ़ सकते हो, वरना शॉर्टकट तरीका है, आज की वीडियो सारी देख लो, समझ लो, आपका काम हो जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर। तो देखिए ये होता है आपका एनसीएफ, और ये होता है बेसिकली एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। इस एनसीएफ के अंदर ये बात बताई गई है कि भाई बालकों को आप कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ा सकते हो, किन किन विधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इन सभी की डिटेल इस एनसीएफ के अंदर दी गई है जो आपका एनसीएफ 2005 है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली जॉब लगने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी काफी, लेकिन सभी ट्रेनिंग के अंदर आपको सारी जानकारी नहीं मिल सकती, इसके अंदर काफी चीजें बताई गई है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आता है। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, टेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं यहां पर। एनसीएफ की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई है, सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। हमारे देश की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कौन सी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, बोडो और बहुत सारी है, मराठी। मुझे भी पूरी 22 अभी एकदम ध्यान नहीं आ रही। तो ये पूरी की पूरी जो 22 भाषा है इसमें इसका अनुवाद किया गया एनसीएफ 2005 का। 22 भाषा को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके सीटेट के एग्जाम में खासकर जो आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी होती है चाहे संस्कृत होती है, उसमें क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें इसका अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। देखिए प्रोफेसर यशपाल एक 1992 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अंदर कई शिक्षाविद थे हमारे देश के, तो उनकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी प्रोफेसर यशपाल ने। शिक्षा से संबंधित जो कमेटी बनाई थी, इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी 1993 में। इस रिपोर्ट को पेश करा था प्रोफेसर यशपाल ने, और उसको रिपोर्ट का क्या नाम था? लर्निंग विदाउट बर्डन। उस रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। मतलब जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें बोझ का क्या काम। आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे खूब हमारे बैग भरे भरे रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा इतने भरे हुए बैग की क्या जरूरत है,
बैग के वजन को कम करा जाए, और बेसिकली जो शिक्षा दी जा रही है वो ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चों को क्वांटिटी में, यानी जो लोड ना पड़े, जिसमें बच्चा चीजें ज्यादातर ग्रहण कर सके, समझ सके। ठीक है, तो हमारे तो खूब कंधे टुटवा दिए, लेकिन आज की डेट के अंदर ये वाली बात कही जा रही है, लर्निंग विदाउट बर्डन की, शिक्षा बिना बोझ के कही जा रही है। हालांकि प्राइवेट स्कूल वाले अब भी नहीं सुनते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ये थोड़ी डिटेल मैंने आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बता दी क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है, और बाकी उसकी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत की। यहां लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इन्हीं में से कम आपके 2 से लेकर 3 नंबर कंफर्म आने आपके एग्जाम में। एनसीएफ के जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, जो 5 प्रिंसिपल है एनसीएफ के, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इन 5 को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब आप लोग एनसीएफ पढ़ते हो तो उसके पेज नंबर 5 से ये दिए हुए, कुछ पेज नंबर 5 पर है, कुछ पेज नंबर 6 पर है। तो एनसीएफ के जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, इनके बारे में जानिए। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। ठीक, देखिए एनसीएफ कहता है, पहला जो सिद्धांत है, एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब जो टीचर क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, जो भी बच्चों को सिखा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, उसको उसके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, उसकी डेली की एक्टिविटीज से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, दैनिक गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। इस बात को एनसीएफ कहता है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा सबसे पहले उन चीजों को सीखता है जिन चीजों के बारे में वो जानता है, जिन चीजों का उसको अनुभव है, जो चीजें उसके डेली की एक्टिविटीज में होती है, उनको सीखता है। मान लीजिए बच्चों को आप क्लासरूम में जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले ऐसे जानवरों के बारे में बताओ जो जिनके बारे में बच्चा जानता है। ठीक है, जैसे कुत्ते के बारे में बता दिया, गाय के बारे में बता दिया, इस तरीके से उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो ज्ञान को, जो भी नॉलेज होती है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, दैनिक गतिविधियों से जोड़कर उसको पढ़ाना चाहिए। पहला सिद्धांत आपका ये कहता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि रोट लर्निंग से मुक्त किया जाए। इस बात को एनसीएफ भी कहता है, इस बात को आपके सीबीएसई वाले भी कह रहे हैं अब कि अब जो सीटेट के अंदर क्वेश्चन आएंगे, अब आपके रोट लर्निंग पर आधारित नहीं होंगे कि आपने क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया, एग्जाम में आ गया, बात खत्म। अब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको चीजों की समझ है तो आप लोग उसका आंसर दे पाओगे। सेम उसी बात को एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। जैसे बच्चों को कहा बेटा टेबल सुना दो की, तो वो सुना देता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुछ भी सुन लो उससे। कविता सुन लो, कविता सुना देगा, लेकिन कविता का अर्थ पता नहीं होगा। दुनिया भर की कविता सुन लो। तो एनसीएफ कहता है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये आपके सीटेट में, पेडागोजी में बहुत पूछा जाता है। जहां पर भी आपको रोट लर्निंग की, मेमोराइज की, स्मरण की, याद करने की बात आ जाएगी, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 सिद्धांत कंप्लीट हुए। उसके अलावा तीसरा सिद्धांत कहता है आपका कि जो पाठ्यचर्या होता है, यानी जो करिकुलम होता है, तो जो करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होता है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वो हमेशा होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बाल केंद्रित। देखिए, जितनी भी चीजें हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या फिर मिनिस्टर है या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, XYZ, जितने भी संसाधन है या जितने भी लोग हैं, वो सब किसके लिए काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं बच्चे के लिए। तो जो शिक्षा भी है वो कैसी होनी चाहिए? वो सिर्फ बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर कोई भी चीज आ रही है शिक्षा में और वो बच्चे के लिए हितकारी नहीं है, चाहे कितनी भी बढ़िया हो, तो समझ लेना वो यूजफुल नहीं है, बेकार है वो बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ना तो पाठ्यचर्या केंद्रित होगा, ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, ना टीचर केंद्रित होगा, सिर्फ बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही जाएगी। यह आपका तीसरा मार्गदर्शी सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है, जो पेपर होते हैं, परीक्षा होती है, उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल यानी लचीला बना जाए। अब पहले क्या होता था, जैसे आप और हम लोग थे, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद पेपर हो गया, मान लो हमारे एक एग्जाम में 100 में 33 नंबर आ गए, या किसी बच्चे के 33 नंबर आ गए 100 में से, तो बच्चा पास तो हो जाएगा, लेकिन उसको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या कहा गया है कि जो पेपर होते हैं, जो परीक्षा होती है, उसमें लचीलापन रखो, मतलब बीच बीच में पेपर रहते रहो। और सबसे बढ़िया तरीका असेसमेंट फॉर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान लेते रहो। अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछ लूं, एनसीएफ को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आप लोग कुछ बता दोगे, प्रोफेसर यशपाल का नाम, कुछ लोग नहीं बताओगे। जो नहीं बताओगे उनको मैं दोबारा समझा दूंगा। तो इस तरीके से जो बच्चों के पेपर कराए जा रहे हैं, जो बच्चों के टेस्ट लिए जा रहे हैं, असेसमेंट किया जाता है, उसको फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
तो ये बात हो गई। और कक्षा की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। उसके अलावा पांचवा है मार्गदर्शी सिद्धांत है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जा सके। इन सब कहता है चाहे बच्चा पढ़े लिखे या चाहे कुछ भी ना हो, चाहे उसने अपने जीवन में कुछ भी अचीवमेंट हासिल ना करा हो, पर कम से कम वो एक अच्छा नागरिक बन जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। आपने देखा होगा खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों में, आप लोग पढ़े भी होंगे, पंखा तोड़ दिया, स्कूल की जो खिड़की होती है वो तोड़ दी, डेस्क वगैरह तोड़ दी, और जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो आगे जाके बस तोड़ते हैं, ठीक है, सरकारी बिल्डिंग जो होती है उसमें आगे लगा देते हैं। तो इन सब चीज से बचाव के लिए एनसीईआरटी कहता है बच्चों को आप ऐसी एजुकेशन दो कि वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी बन सके, कम से कम एक अच्छा नागरिक बन सके अपने देश का। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। इन 5 में से कम 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है। इसको देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना नोट्स के अंदर ये सब मैंने डाला हुआ है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है।